फर्स्ट होगी थी कल। सेकंड है हर ऑर्थोनॉर्मल सेट इनर प्रोडक्ट स्पेस में कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट ले रहे हैं तो वो कैसा आएगा, Li आएगा। इसके लिए हमने क्या करा है, इसको हमने पहले एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया, ए को हमने क्या करा, उसका एक फाइनाइट सबसेट लिया। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल में क्या कंडीशन बताई थी, अगर तो ei और ej हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं तो 1, डिफरेंट होते हैं तो 0। अब हमें इसको Li प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें कांस्टेंट लेके चलने पड़ेंगे। कांस्टेंट क्या लिया हमने, C1 C2 Cn हमने स्केलर्स ले लिए। कंडीशन क्या लगाई है उनपे कि C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस सो ऑन अप टू Cn En कितना है 0। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, K1 2 एंड Ck E के 0। अब अगर देखो ये हम समेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई j ले, j हमने कैसे लेना है 1 से n के बीच में। तो अगर तो आप डिफरेंट वेक्टर लेके चल रहे हो, जैसे आपने सिंपल जीरो कैप ले लिया, जीरो का अगर आप ej के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लोगे तो जीरो का तो हम किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट निकाले हमारे पास जीरो ही आता है, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो की जगह हम ये लिख सकते हैं Ck E के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जीरो के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n Ck E के कॉमा ej। अब देखो ये तो कॉमन ले लिया हमने समेशन Ck, अंदर क्या बचा E के कॉमा ej। अब वही समेशन वाली बात है, देखो k आपका ना 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, तो जब भी हम j से डिफरेंट लेंगे k की वैल्यू को, जब ये k की वैल्यू j से डिफरेंट होगी तब तो हमें 0 ही मिलेगा, और जब k की और j इक्वल होंगे तब 1 मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री बचेगी जब k किसके इक्वल होगा, j के। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने जहां जहां k था वहां वहां पे हमने j पुट कर दिया। अब ej को मैं ej तो हमें पता 1 होगा क्योंकि सेम का इनर प्रोडक्ट 1 आता है, तो क्या बचेगा, Cj इज 0। और यहाँ ये जो j है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 to n, दैट मीन C1 भी 0 C2 भी 0 Cn भी 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो E1 E2 En है, अगर हमारे पास हर एक कांस्टेंट 0 आ जाता है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे, तो वहां से हमारे पास E1 E2 En कैसे बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने एक फाइनाइट सबसेट S का उठाया था जो कैसा आ गया, Li। तो S भी हमारे पास कैसा सेट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, अब है नेक्स्ट थर्ड थ्योरम। इसमें हमने क्या करना है कि हर ऑर्थोगोनल सेट नॉन जीरो वेक्टर का एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में कैसा होता है, Li। अब लास्ट वाला जो था ना वो आपने ऑर्थोनॉर्मल सेट दिखाया था, इसमें हमें ऑर्थोगोनल सेट दिखाना है, ये डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, डिफरेंट का प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो 0 0। अब देखो जैसे हमने S लिया एक गिवन ऑर्थोगोनल सेट नॉन जीरो वेक्टर का, तो उसका एक फाइनाइट सबसेट ले लिया A क्या होगा हमारे पास, E1 E2 En। तो यहाँ पे ei कोमा ej कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि i यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल टू j है। फिर हमने क्या कहा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर ले लेते हैं C1 C2 Cn, सच दैट इनका प्रोडक्ट कितना होगा 0। यहाँ से समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n Ck E के कितना हो गया 0। अब हर j के लिए हमारे पास j अगर हम 1 से n में से ले रहे हैं, वही जैसे पिछले थ्योरम में करा ना, पहले हमने लिख दिया कि 0 का ej के साथ लेंगे तो हमें पता है 0 ही आएगा। फिर हमने 0 की जगह क्या लिखा, समेशन Ck E के, देन क्या किया, इसको बाहर निकाला। फिर k1 से n वेरी कर रहा है, डिफरेंट एंट्रीज पे 0 देगा, सिर्फ j वाली एंट्री बचेगी। अब देखो यहाँ पे पिछला जो फर्क है ना पिछली थ्योरम का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लास्ट थ्योरम में हमने ej को मैं ej 1 लिख दिया था, क्यों, क्योंकि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट था। यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिर्फ ऑर्थोगोनल है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, नॉर्म ऑफ ej स्क्वायर। तो बस यहीं पे एक चेंज आएगा लास्ट थ्योरम से। अब देखो ej अगर नॉन जीरो है तो उसकी नॉर्म भी नॉन जीरो ही आएगी, ये तो हमें पता है ना। अगर हम एक नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं तो उसकी नॉर्म भी हमारे पास नॉन जीरो आएगी। तो यहाँ से अगर ये पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा, Cj कितना आ गया 0। और ये कब, वही सेम 1 to n। अब A कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, क्यों, क्योंकि उसके सारे कॉन्स्टेंट, इसका मतलब तो ये होगा ना C1 भी 0 C2 भी 0 अप टू Cn सारे 0। तो ऐसे हमारे पास कौन सा सेट आ गया, Li सेट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम स्किम प्रोसेस, इसको हम ऑर्थोगोनलाइजेशन भी बोलते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ी भी थी बीएससी में। अब ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को ऑर्थोनॉर्मलाइज करा सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मलाइज कराने का मतलब हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्थोनॉर्मल सेट डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो पहले हमने एक्शन लिया,
एक्सएन एक फाइनाइट या इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर का, किसमें है, इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स में। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस सेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ईएन में। ईएन का मतलब स्पैन चलेगा ई1 ई2 ईएन वेक्टर का। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या ले लिया, देखो ई1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक वेक्टर उठाया x1, ई2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2, ईएन के कॉरेस्पॉन्डिंग xn। तो ग्राम स्कीम प्रोसेस क्या कहती है कि एक एलआई सेट निकलेगा जो कि इसको ऑर्थोनॉर्मली बाउंड करेगा। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, सेम ये वही आर्टिकल चाहे बीएससी वाला कर देना दोबारा। अब v1 को जैसे हमने x1 ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, x1 को नॉर्मलाइज करने के लिए उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कराएंगे। तो E1 कितना हो गया हमारे पास, x1 अपॉन नॉर्म x1 या फिर न्यू1 अपॉन नॉर्म न्यू1। फिर सेकंड में हमने क्या करा, न्यू2 डिफाइन करा। हमने ना ये न्यू1 से लेके न्यू n तक वेक्टर लेने हैं। फिर हमने न्यू2 डिफाइन करा, कैसे करा, देखो x2 माइनस x2 कोमा E1 का इनर प्रोडक्ट E1 के साथ। ये आपने सारे वेक्टर इसी तरह के डिफाइन करने हैं। फिर न्यू3 न्यू4। अब यहाँ पे नॉन जीरो होगा, लिख तो दिया, पर क्यों होगा उसका रीजन देखो। क्योंकि अगर आप इसको जीरो ले लो, जीरो लेने का मतलब ये पूरा वेक्टर जीरो हो गया, ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की होगी। E1 की जगह क्या लिख दिया, x1 अपॉन नॉर्म x1। तो यहाँ से x2 x1 कैसा बन जाएगा, एलडी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हम वेक्टर कैसे लेके चल रहे थे, एल आई। तो इसलिए हमारे पास न्यू2 जीरो नहीं हो सकता, न्यू2 कैसा होगा, नॉन जीरो। फिर उसकी नॉर्म को डिफाइन करने के लिए E2 मैंने क्या ले लिया, न्यू2 अपॉन नॉर्म न्यू2। अब देखो, न्यू2 का जब आप E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, पहले न्यू2 लिखा फिर E1 लिखा। अब यहाँ से देखो ये वेक्टर बाहर निकाल दो, x2 कोमा E1। यहाँ क्या बचेगा, ये वाले दो वेक्टर x2 E1 का E1 कोमा E1 के साथ। फिर देखो क्या किया हमने, x2 E1 माइनस x2 E1 इनको अलग अलग कर दिया। ये दोनों तो 1 होंगे क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल सेट है। फिर ये कैंसिल हो गया, जीरो। मतलब न्यू2 का E1 के साथ कैसा आ रहा है, इनर प्रोडक्ट जीरो। सेम वे में हम E2 का E1 के साथ अगर निकालें, E2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, न्यू2 अपॉन नॉर्म न्यू2 कॉमा E1। अब यहाँ से ये जो अपॉन में नॉर्म है ये बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा, न्यू2 कॉमा E1। ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया, ये कितना आ रहा है, जीरो। दैट मीन्स ये पार्ट भी जीरो हो गया। तो हमने क्या दिखाना था यहाँ कि अगर हम अपोजिट वेक्टर लेके चल रहे हैं, जैसे E2 और E1 का लिया तो वो जीरो आ रहा है, और अगर हम सेम लेके चलेंगे E1 कॉमा E1 वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो हमारे पास सेम वेक्टर और ये सेट ऑर्थो नॉर्मल है। तो सेम लेने पे हमें 1 मिल रहा है और डिफरेंट लेने पे जीरो। अब न्यू2 तो कर दिया, न्यू3 के लिए देखो क्या किया है, उसको हमने कैसा लिया, x3 माइनस, पहले तो देखो x3 का E1 के साथ लिया, बाहर E1 लिख दिया। फिर x3 का E2 के साथ लिया, बाहर E2 लिख दिया। अगेन हमने ये लिखा कि ये नॉन जीरो है। क्यों है, फिर इसका रीजन दिया कि अगर ये जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो आ गया सारा, माइनस वाली टर्म्स को इधर ले आओ, प्लस में आ गई। E1 कितना हो गया, x1 अपॉन नॉर्म x1। E2 कितना हो गया, x2 अपॉन नॉर्म x2, जिसको हमने न्यू2 में रिप्लेस करा दिया। ठीक है, अब न्यू2 की जगह देखो वैल्यू लिखोगे उसकी, यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया, x3 जो x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स वो एलडी आएंगे। पर हमने तो वेक्टर्स एल आई सपोज करे थे, इसलिए फिर से कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने न्यू3 को कैसा लिया, नॉन जीरो वेक्टर। फिर हमने E3 लिया, E3 कितना होता है, न्यू3 अपॉन नॉर्म ऑफ न्यू3। तो E3 कॉमा E1 के लिए क्या डिफाइन करेंगे, पहले E3 लिया फिर कॉमा E1, 1 बाय नॉर्म न्यू3 तो बाहर आ जाएगा। फिर पहले न्यू3 की वैल्यू पुट की, एक ले लिया x3 कॉमा E1, एक ये सिंपल। ये देखो ऐसे करा, पहले E1 का लिया x3 के साथ, फिर इसका लिया इस वाले वेक्टर के साथ यहाँ पे, और फिर E2 कॉमा E1। फिर से सारे सेम वेक्टर कैंसिल, ये जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो E3 कॉमा E2 दोबारा निकाल लोगे तो मतलब न्यू3 अपॉन नॉम न्यू3 कॉमा E2। फिर ये नॉम बाहर आ गई, न्यू3 की वैल्यू को पुट करा। अब देखो अगेन ये E2 एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तीनों के साथ होगा। तो ये जहां जहां डिफरेंट है उसको जीरो कर दो, सेम वाला 1 हो जाएगा। तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, जीरो। और सेम अगर हम सेम का निकाल के देखेंगे तो न्यू3 कॉमा न्यू3 अपॉन नॉम न्यू3 यही आएगा। फिर यहाँ से देखो एक ये दो बाहर आएंगे, मतलब नॉम न्यू3 का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा,
न्यू 3 कॉमा न्यू 3, ये कितना होता है न्यू 3 का स्क्वायर, फिर से पार्ट कैंसिल 1 आ गया, दैट मीन्स ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब सेम क्या करेंगे, कहता है सेम अगर हम nth स्टेप में इसको कंटिन्यू करें तो वहां पे हम एक इंडक्शन स्टेप ले लेंगे कि जैसे हम करते थे ना इंडक्शन में n-1 के लिए ट्रू है तो n के लिए भी ट्रू होगा। अब हम वही करेंगे, हमने n-1 वेक्टर ले लिए, फिर न्यू एन डिफाइन करा, देखो वही एक्स एन का ई1 के साथ ई1, ई2 के साथ ई2, en-1 के साथ en, तो ये वेक्टर ऐसे रहने दिया, इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अगेन ये नॉन जीरो ही होगा, इसका रीजन भी वही सेम है जैसे पीछे लिया हुआ था। हमने en को क्या ले लिया, न्यू एन अपॉन नॉम न्यू एन। अब इसका ei के साथ हमने इनर प्रोडक्ट लेना है, तो ये कैसे लेंगे, पहले तो इसको बाहर निकालो, सिर्फ हमारे पास बचा न्यू ऑफ एन, एक बार इवन इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इवन इसके साथ, सेम है तो ये 1 हो गया, ये पार्ट कैंसिल 0। तो हमें यही दिखाना था बस कि हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सेट निकाल दिया कि जब भी हम डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो 0 मिलेगा, सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल है इसके साथ का, वो देख लो बस। अब हमने इसको ऑर्थोनॉर्मलाइज करना है इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब देखो R3 की बात करें, वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है, यही हम लेके चलते हैं ना, उसकी बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख लेना, ये बेसिस होती है हमारे पास R3 की। तो अब देखो x y उसमें ऐसे डिफाइन होगा, x1 y1 x2 y2 xn yn। पहला वेक्टर मैंने x1 ये ले लिया जो गिवन था, x2 ये, x3 ये। अब इवन डिफाइन करनी है, इवन कितनी होगी, x1 अपॉन नॉर्म x1, तो x1 कितना है 2 0 0, इसकी नॉर्म निकालोगे तो √4, तो ये कितना हो गया 2, 2 को इससे डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया 1 0 0। फिर न्यू टू का यही फॉर्मूला था, x2 माइनस x2 कॉमा इवन। ये देखो कैसे करना है, पहले तो x2 लिखा, फिर हमने x2 और इवन का इनर प्रोडक्ट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, पहले x2 लिखो 1 2 0, और दूसरा वेक्टर इवन कितना है 1 0 0, इसका इनर प्रोडक्ट ले लो, 1 का 1 के साथ, 2 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, तो ये कितना आ गया 1, और इवन वेक्टर कितना है हमारे पास 1 0 0, माइनस कर दो, 1 में से 1 गए 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, ये तो आ गया न्यू 2। अब E2 निकालने के लिए क्या करोगे, न्यू 2 के अपॉन में उसकी नॉर्म, तो 0 2 0 अपॉन उसकी नॉर्म 4, ये आ गया 0 1 0। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, न्यू 3 लेना है, न्यू 3 कितना होता है x3 माइनस x3 कॉमा इवन विद इवन, फिर E2 के साथ E2। तो पहले तो देखो x3 का इवन के साथ प्रोडक्ट निकालोगे, x3 है आपके पास 1 2 5 और इवन है 1 0 0, तो इसका प्रोडक्ट निकाल दो, 1 इंटू 1 2 इंटू 0 5 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 1, 1 पुट कर दिया यहाँ पे, सेम इसके साथ निकालोगे 2, तो इसको करने पे आ रहा है 0 0 5। अब देखो फिर E3 कितनी होती है, न्यू 3 अपॉन नॉर्म ऑफ न्यू 3, 0 0 5 अपॉन में अंडर रूट कितना बन जाएगा 25, अंडर रूट 25 क्या होता है 5, तो ये कितना आ गया 0 0 1। तो हमने क्या करा, 3 वेक्टर निकाल दिए, यही आए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यही हमारे पास बेसिस के भी इक्वल होते हैं, हमने जो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड करे हैं, ये तीनों हमारे पास बेसिस के भी इक्वल होते हैं, बेसिस किसकी बनती है हमारे पास R3 की। तो जब भी हमने कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स निकालेंगे, फिर उसको हम उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे।